आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप ग्रामर पोर्शन को लेकर आइए। बहुत लोगों से मैंने पिछले क्लास में हर जगह जितने भी बच्चे हैं बहुत सारे कमेंट में बच्चों का कमेंट आया है, मुझे देखने को मिला है कि सर संधि पढ़ाइए, संधि समझ में नहीं आता है। तो भाई संधि आज ऐसा मैं पढ़ाऊँगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, आपकी मृत्यु कबूल है लेकिन संधि नहीं भूल सकते आप। ठीक है, मौत हो सकती है लेकिन संधि पहचानना गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आज का जो हम लोग का लेक्चर है ग्रामर पोर्शन का, बहुत सारे ऐसे ग्रामर में होते हैं जैसे लकार है, संधि है, समास है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, गद्यांश है। ये सारी बातें को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग का वो है संधि। क्या है? ठीक है बाबू, संस्कृत ग्रामर में आपका जो आज टॉपिक है उसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल, या फिर आप इसको कह सकते हैं जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं ना तो संधि कहलाता है। अब देखो मेल किसका होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वर्णों का। किसका? वर्णों का। ठीक है, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि कहते किसको हैं। ठीक है ना, तो संधि का कभी कभी संस्कृत में भी मतलब आपका संधि का कभी कभी संस्कृत में भी आपका जो है वो परिभाषा पूछा जाता है। संधि किसको कहेंगे देख लीजिए, पर सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, ये आपको एक्चुअली संस्कृत में परिभाषा हुआ, ये समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो अत्यंत संयोजी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, दिख रहा है सब लोगों को। संस्कृत में आज हम लोग का जो लेक्चर है, जो फंडा है बेटा, जो संधि है। संधि का मतलब ही होता है मेल। ठीक है ना, मेल। किसका मेल भाई? वर्णों का। आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे कि वर्ण कहते किसको है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब सबसे छोटा अगर हिंदी ग्रामर में या संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में कुछ होता है तो वो होता है वर्ण। जिस प्रकार से इंग्लिश में सबसे छोटा चीज़ लेटर होता है, क्या होता है? लेटर, अक्षर। उसी तरह से हिंदी और संस्कृत में क्या होता है? वर्ण। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं
कि दो अत्यंत संयोजी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखो एक्चुअली इसका एग्जाम्पल नहीं लिख करके हम लोग संस्कृत में उसको यथा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संस्कृत में हम लोग जो है उसको क्या लिखते हैं? यथा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। जैसे में और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। रमा जोड़ ईश बराबर रमेश। अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल यहीं तक। देखिए आपको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट जानना है कि भाई संधि के भेद क्या जानना है बाबू? संधि के क्या जानना है? भेद जानना। ठीक है, संधि के भेद। तो आपको इस बात से मैं बिल्कुल रूबरू करवाऊँ। संधि के भेद के बारे में मैं बताऊँ आपको कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के जो मुख्यतः भेद होते हैं मेरे भाई वो टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नंबर 1 जो है वो आपका होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। नंबर 2 जो आपका होता है वो व्यंजन संधि। क्या होता है बाबू? व्यंजन संधि। और आपका नंबर 3 जो है वो आपका है विसर्ग संधि। क्या नाम है? विसर्ग। ठीक है, नंबर 3 जो है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए संधि जिस तरह से, देखो एकदम बहुत सिंपल, बहुत साधारण, एकदम शानदार एग्जाम्पल मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। जिस तरह से वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग मिलते हैं तो उस घटना को समधि मिलन कहते हैं। वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते, माला पहनाकर गले उठाते, कभी कभी उठावा उठावी भी लोग करते हैं। ठीक है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे होता है, दंगा फसाद का भी सिचुएशन होता है। तो जब वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले आपस में मिल जाते हैं उस घटना को समधि मिलन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब 2 वर्ण मिल जाएंगे तो उस घटना को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? संधि बोलते हैं। एकदम बिल्कुल। कभी भी आपको संस्कृत में परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो मैं बता दूं, लिखना परः सनिकर्ष सहिंता। मतलब परस्पर जब 2 वर्ण मिलते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैंने दिया हूं। 2 अत्यंत संयोजी वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, जो भी विकार का मतलब कोई भी चेंजिंग आएगा उसमें, उसको संधि कहते हैं। एकदम बहुत सिंपल परिभाषा। यथा का मतलब, देखो कहीं भी यथा लिखा रहेगा उसका मतलब आप समझना उदाहरण। क्या समझोगे? उदाहरण समझना। ठीक है, यथा का मतलब उदाहरण होता है। जैसे लिखा हुआ है विद्या। विद्या, आपको एक चीज मैं बता दूं कि संस्कृत में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। कितना होता है? संस्कृत में स्वर वर्ण अगर कोई पूछेगा कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, और हिंदी में 11। हिंदी में 11। तो देखिए 13 होता है। यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है तो लास्ट में अगर विद्या, लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है ना। और यहाँ पे आलस में पहला वर्ण क्या है? आ। तो आ और आ 2 अलग अलग मिल गया तो ये दोनों मिल करके, देखो आगे हम आपको रूल पढ़ाएंगे कि जब आ में
आ मिलता है तो फाइनली आ बनता है। ये रूल आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल आप जानिए कि विद्या जोड़ आलय से विद्या एक अलग शब्द है और आलय मतलब घर होता है, तो ये अलग शब्द है और ये दोनों शब्द मिलने के बाद एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया? विद्यालय। रमा जोड़ीश, रमा मतलब लक्ष्मी और ईश मतलब स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के पति रमेश, अर्थात रमेश किसको कहा गया? भगवान विष्णु जी को। किसको कहा गया? भगवान विष्णु जी को। ठीक है, पता है ना, बहुत सारे लक्ष्मी जी के जो पति हैं वो विष्णु हैं। ठीक है ना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चली आना, प्रभु जी चली आना। देखिए, तो संधि के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन होता है भाई बता दो? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। हेलो गाइस, तो हम बता रहे थे अभी भाई संधि आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बस सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, इतना में आपको जानना है कि संधि का अर्थ होता है मेल, वर्णों का मेल की चर्चा की गई है। वर्ण जुड़ते हैं 2 अलग अलग और संधि का निर्माण होता है। 2 अत्यंत संयोजी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? संधि। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक आपने समझ लिया, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या अब हम लोग बात करेंगे। हेलो, ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने सीखा कि संधि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। देखिए, स्वर संधि का परिभाषा बिल्कुल इजी है। स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उसको कौन सी कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। एग्जाम्पल में देखो, एक्चुअली आपको एग्जाम्पल में मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भीम जोड़ आलय, क्या हो जाएगा? आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं विद्या जोड़ अर्थी, बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आया?
जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, महाजोड़ ईस क्या हो जाएगा, महेश क्या हो जाएगा। ये महेश कैसे होता है ये हम लोग रूल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये स्वर संधि आप देख रहे हो, स्वर में स्वर ही मिलेगा। जैसे अ में य में आ मिले, या फिर ई मिले, या फिर ऊ मिले, मतलब स्वर वर्ण मैंने बताया कि टोटल 13 होता है। कितना होता है? 13। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 13। कौन कौन? अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ अन आ। ऐसे कैलकुलेट करोगे आप, अगर जोड़ोगे तो स्वर वर्णों की कुल संख्या ही संस्कृत में कितना होता है? 13 होता है। तो 13 ही आपस में मिलेंगे, ठीक है। जब स्वर एकदम सिंपल याद रखना कि स्वर वर्ण, स्वर संधि का परिभाषा पूछेगा तो स्वर में स्वर मिलेगा। किस में मिलेगा? स्वर में स्वर। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के मिल जाने से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। देखिए अब हम लोग स्वर संधि के परिवार के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे बाबू? स्वर संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्वर संधि के जो भेद है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्वर संधि के भेद के बारे में देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या होता है बाबू? गुण स्वर संधि। तीसरा जो आपका हो जाएगा यन स्वर संधि। क्या होगा? यन स्वर संधि, ठीक है। आपका जो 4 नंबर हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और जो आपका 5 नंबर होता है वो होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है? अयादि स्वर संधि, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूं। देखो बाबू, स्वर संधि के 5 पुत्र, 5 सूत्र, समझ में आया? ठीक है। स्वर संधि के कितने परिवार होते हैं? स्वर संधि के 5 बाल बच्चे हैं। स्वर संधि के 5 पुत्र, 5 सूत्र, ठीक है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि ये स्वर संधि जो है बेटा, ये स्वर संधि वो इनके कितने प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये बार बार सवाल आते हैं। मैक्सिमम टाइम ये आपके जो बिहार बोर्ड है वो पूछ लिया जाता है आपसे कि स्वर संधि के बारे में आप डिटेल जानते या नहीं जानते। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपके पास 4 विकल्प मिलता है। बहुत बच्चे 4, 3 ऐसे अंदाजाफिकेशन हिट एंड ट्रायल मार देता है और आप गलत करके आ जाते हो और आपको 1 नंबर मिलने से, आप 1 अंक प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आज के बाद पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते हैं आप कि संधि में स्वर संधि के कितने भेद। स्वर संधि के क्या भेद? 5। स्वर संधि के कितना भेद होता है? 5 भेद होता है, ठीक है। कौन कौन बोलो? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यन स्वर संधि, 4 नंबर वृद्धि स्वर संधि, 5 नंबर अयादि स्वर संधि। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद स्वर संधि आपने समझ लिया ना, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले तो स्वर संधि के बारे में मैंने बताया, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, कि आप संधि को चुटकियों में कन्वर्ट कर लो और आप पहचानना ना भूले, ठीक है ना। बस एक नजर में। कोई बात नहीं है, लिख दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने से पहले मैं पहले व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं आप ध्यान से सीखेंगे। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा
व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो। उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए स्वर में मैंने क्या बताया था कि स्वर वर्ण में स्वर वर्ण मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण में देखो, व्यंजन वर्ण का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप यहां से एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल को क्या कहते हैं? यथा कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, बोलो। यथा। देखो भाई यहाँ पे एग्जाम्पल है जगत जगत जोड़ इससे आपका जो शब्द बनेगा वो जगदीश बनेगा। क्या बनेगा? जगदीश। तो देखिए एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं व्यंजन संधि का। इधर सम जोड़ कृत से क्या बनेगा? संस्कृत। क्या बनेगा? संस्कृत। तो देखिए व्यंजन संधि को आपको कैसे पहचानोगे? किसी भी संधि के पहला शब्द, दो शब्द मिलकर संधि बनता है, तो एक इधर जगत हो गया और दूसरा क्या हो गया? ईश हो गया। तो पहला शब्द के अंतिम वर्ण में, पहला शब्द का अंतिम वर्ण कौन हो गया? त हो गया। जगत में 3 अक्षर है, ज है, ग है और क्या है? त है। तो अंतिम इसका क्या हो गया? त। तो आप ये चीज देखना, ध्यान देना मेरे भाई मेरे बंधु, कि व्यंजन संधि में क्या होगा कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? हलंत। मतलब व्यंजन संधि को एक और नाम से जानते हैं, इसको हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि, या इसको हलंत संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत संधि। देखो यहाँ पे जगत लिखे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। संस्कृत में सम जोड़ कृत में सम में नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत। तो आप देखते ही आप समझ जाओगे कि जिसमें हलंत लगा हुआ है वो बिना पेन उठाए आप बोल सकते हैं कि यह कौन सा संधि? व्यंजन संधि होगा। ठीक उसी प्रकार से भाई आपको मैं बता दूं, विसर्ग संधि का और इजी है। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है उत्पन्न उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा क्लियर होगा। हेलो देखिए, एग्जाम्पल से जो है आपका वो ज़्यादा क्लियर होगा मेरे भाई। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मनः जोड़ हरा, क्या हो जाएगा? मनोहर। देखिए
एक और एग्जाम्पल ले लीजिए पहले, सरह जोड़ वरा, सरोवरा क्या हो जाएगा? सरोवर माने क्या होता है? तालाब। क्या होता है? तालाब। देखिए मैं बताता हूँ आपको भाई, मना में क्या लगा हुआ है, इसको बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बूंदा बूंदी बोलता है। प्लीज डोंट से बूंदा बूंदी, यू कैन से विसर्ग, यू कैन से विसर्ग। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि बारिश भी जब धीरे धीरे होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्षा बूंदा बूंदी हो रही है, उसमें बूंदा कौन होता है और बूंदी कौन होता है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो आज के बाद इसे आप बूंदा बूंदी शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग। ठीक है, आप इसे बूंदा बूंदी बोलने से बचें। ठीक है, चलो अब देखो मैं बताता हूं भाई, विसर्ग संधि का परिभाषा कितना सिंपल है। विसर्ग के साथ, किसके साथ? विसर्ग के साथ। देखो बाद में क्या है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण जो रहेगा उसमें विसर्ग लगा होना क्या है? जरूरी है। उसमें विसर्ग लगा होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं भाई कि विसर्ग के साथ अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो हम लोग बिना पेपर और बिना कॉपी और बिना कलम उठाए हम लोग सीधा उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। अब हम देखो एक छोटा सा ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानने में सफल रहेंगे। मतलब आप 1 मिनट में चुटकियों में संधि कैसे पहचान सकते हैं। विदाउट एनी पेपर एंड विदाउट एनी पेन यू कैन टॉक विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, आप देखते ही एकदम नजर आंख से देखते ही आप सीधे आपकी जुबान से निकलेगा कि सर ये स्वर होगा, ये व्यंजन होगा और एक विसर्ग होगा। और कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मेरी चैलेंज है बेटा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरा क्या है? वादा नहीं है, दावा है, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। देखो मैं बताता हूं आपको अभी, देखिए ऐसा ट्रिक बताते हैं आपको। मान लीजिए ये क अक्षर है, क्या है? और ये भी क्या है? और ये भी क्या है? क है। बहुत बढ़िया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी संधि होता है तो बीच में क्या होता है? बीच में प्लस होता है। संधि का मतलब ही होता है जोड़। देखो बाबू, इधर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रह सकता है। मान लीजिए इसमें हमने लगा दिया विसर्ग, इसमें क्या लगा दिया? एकदम ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक आपने अपने मन में बैठा लिया तो पूरी जिंदगी स्वर, व्यंजन और विसर्ग में आपको कभी भी समझने में तकलीफ नहीं होगी। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे मैंने लगा दिया हलन, यहाँ पे क्या लगा दिया? और यहाँ पे क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया, और इसमें कुछ नहीं लगाया। तो देखिए आपका कोई भी संधि का शब्द रहेगा जिसमें ये जो विसर्ग लगा रहेगा, इसको बिना कुछ सोचे समझे आप कौन संधि बोल देंगे? विसर्ग। जिसमें हलंत लगा रहेगा उसको आप क्या बोल देंगे? व्यंजन। और जो एक बच गया उसको क्या बोल देंगे? स्वर। मतलब जिसमें कुछ नहीं लगा हो स्वर संधि, जिसमें हलंत लगा हो व्यंजन संधि, और जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में बूंदा बूंदी कहते हो, अगर वो चीज लगा रहेगा विसर्ग संधि। कभी भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग का क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि नदी जोड़ इस, ये कौन सा संधि है? नदी जोड़ इस से नदीश बनेगा। स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है? 100% आपका आंसर सही है, स्वर होगा। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए सम जोड़ सार बराबर संसार, यह संसार किस प्रकार का संधि है? व्यंजन। कैसे आपने देख लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है बाबू मेरे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मना जोड़ हर, तो मनोहर कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ठीक है ना। या मतलब आप सिंपल तरीके से देख लेना कि जिसमें भी विसर्ग लगा हुआ है बिना कॉपी कलम
कदम उठाए, मेरा आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। जिसमें भी हलंत लगा रहेगा क्या होगा? व्यंजन संधि। और जिसमें कुछ हो ना लगल होगा वो क्या होगा? स्वर संधि। कभी भी पूरी जिंदगी आपसे संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अरे बोलो। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है, कि ये जो संधि है बाबू, संधि कैसे पहचानोगे? एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई भी अक्षर है, ठीक है, कोई भी अक्षर है, उससे मतलब नहीं है। संधि है तो बीच में तो प्लस होगा ही होगा बाबू, ठीक है। इसके बाद प्लस के बाद क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर है, व्यंजन है, क्या है। अगर किसी में नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए नीचे किसी में हलंत लगा हुआ है तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। और अगर किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें कुछ भी ना तो हलंत लगा हुआ है और ना ही विसर्ग लगा हुआ है, जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। तो ये चीज़ बताने में मैं सफल रहा और मैं उम्मीद करता हूँ आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। देखो, अब हम लोग बात करते हैं। हेलो, हेडिंग डालिएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। एक बार आप लोग बताइएगा मुझे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अरे यार, चलिए, क्लियर? ओके, प्लीज लिसन टू मी। हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालना है? दीर्घ स्वर संधि। और इसका परिभाषा लिखिएगा। दीर्घ स्वर संधि लिखने के बाद इसका परिभाषा लिखिएगा। सुनना है, लिखना नहीं है, पहले ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दो समान। मतलब यहाँ पे समान कहने का अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे समान कहने का अर्थ आपका ये हो गया। देखिए, जैसे अ में जो मिलेगा, अ में या तो क्या मिलेगा? अ में अ ही मिल सकता है। ठीक है,
तो अ में जब अ मिलता है तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होता है? आ बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से ध्यान से सुनने का पहले प्रयास कीजिएगा। अगर अ में आ मिलेगा फिर भी आ ही बनेगा। ठीक है, अगर आ में अ मिलेगा फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अगर बाबू आ में आ मिल जाए इसके बावजूद भी आ ही आपका रिजल्ट होगा। ये चार कंडीशन में चारों में क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, अब देखो ठीक उसी प्रकार से कंडीशन, अगला कंडीशन आप देखना। इसी तरह से आपका जो अगला कंडीशन है ना बाबू, वो देखना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हर सही में अगर दीर्घई मिल जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा? दीर्घई। ठीक है, उसी तरह से अगर हर सही में हर सही मिलेगा, हर सही में हर सही मिलेगा तो भी दीर्घई ही बनेगा। ठीक है, अगर दीर्घई में हर सही मिलेगा फिर भी दीर्घई बनेगा, और दीर्घई में दीर्घई अगर मिलेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? दीर्घई। मतलब ये चारों कंडीशन में क्या होगा? दीर्घई ही रहेगा। उसी तरह से आपको एक और कंडीशन मैं बताता हूँ। ठीक है ना, अगला जो आपका कंडीशन है बाबू वो है, अगर मान लिया जाए अगर छोटी ऊ में छोटी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ऊ बन जाएगा। उसी प्रकार से छोटी ऊ में अगर बड़ी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ऊ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बड़ी ऊ में छोटी ऊ मिले तो क्या बनेगा? बड़ी ऊ बनेगा। उसी प्रकार से बड़ी ऊ में अगर बड़ी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ऊ। मतलब चारों कंडीशन में क्या बन जाएगा? बड़ी ऊ बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कंडीशन आपका क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ बाबू। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल से